नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आज बात करने जा रहे हैं बंगाल के नतीजों के बाद, बंगाल असम इन दो प्रदेशों में बीजेपी की जीत के बाद। और वो सिलसिला तो दरअसल 2024 के बाद ही शुरू हो गया था और उसके बाद से जितने राज्य भारतीय जनता पार्टी जीती है, महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन, उड़ीसा का इलेक्शन जीती, इसके अलावा दिल्ली का, बिहार का इलेक्शन जीतना और अब पश्चिम बंगाल और असम का। ऐसा लग रहा है कि देश में अलग अलग राज्यों में पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता था कि वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाती है, लेकिन क्षेत्रीय दल दे देते हैं। अब क्षेत्रीय पार्टियां एक एक करके आप देख रहे हैं कि वो धराशायी होती जा रही हैं। इसके पीछे वहाँ की उनकी अपनी राजनीति की कमियां, जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ उसकी एंटी इनकम्बेंसी, केवल उनको हम वजह माने, या एक भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की चाहत लोगों के अंदर है। उस नज़रिए से भी इसको देखना चाहिए। तो आइए उसको हम टटोल करके देखते हैं कि आपने जितने सर्वे किए, मनोज जी के सर्वे सभी ठीक हुए, इनमें उन राज्यों में जहाँ बीजेपी नहीं थी, वैसे बंगाल ही है, तो तमिलनाडु में तो बीजेपी नहीं है लेकिन बीजेपी प्लेयर भी नहीं है, क्या बंगाल जैसे राज्य में ममता बनर्जी को हटाने के साथ साथ बीजेपी को लाना, ये साथ में उसके जुड़ा हुआ था? मतलब बीजेपी को डिफॉल्ट में मिली है जीत, या बीजेपी ममता को हटाना था और लाना भी बीजेपी को ही था? हाँ, 100% लाना बीजेपी को, चूंकि 200 से ऊपर सीटें लाना वो किसी गलती के कारण या किसी सोच के कारण नेगेटिव वोट नहीं है। और उसके पीछे के कारण बना, जो आप 15 साल से शासन वहाँ दे रही थी ममता बनर्जी, उससे लोग तो असंतुष्ट थे ही। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, इंडस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, किसी भी शहर का वो रूपरेखा नहीं बदला जो आज हम देख रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, एसी बसें चल रही हैं, और वहाँ पे आप जाएंगे तो वही 50 साल पीछे वाली बसें चल रही हैं। फुटपाथ है नहीं। वो सुंदरीकरण जो एक समय कलकत्ता को लोग देखने जाते थे कि भाई सबसे पुराना शहर है, हेरिटेज शहर है, एक बार अब देखें। आज कलकत्ता को देखने में क्या है? कुछ नहीं है। रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इंडस्ट्री बैठ चुकी थी। कलकत्ता बने, अब बंगाल को कहिए कि जूट उद्योग में सबसे आगे था, भारत का एक बड़ा पेड़ था, लेकिन उसे समाप्त किया। और जब उन लोगों से बात कीजिएगा तो बोलेंगे ये तो सिर्फ बांग्लादेश के लिए समाप्त किया गया था इंडस्ट्री को। और क्यों किया गया था भाई? कि जूट उद्योग वहाँ चला जाए, कपड़ा उद्योग वहाँ चला जाए। और आज देखिए बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा आर्थिक स्थिति जो सुधरी है तो इन्हीं उद्योग से सुधरी, इसी पे ही चलती है, इसी पे चलती है। तो लोगों का ये जब सोच बनने लगे तो ये नहीं, हाँ, लेकिन ये बदलना पिछली बार भी कर सकते थे, लेकिन पिछली बार नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि लोग बूथ तक जा नहीं पाए। और ये भारतीय जनता पार्टी को जो समझ में आया, मैंने ये रणनीति को मैं बहुत मैंने कही कि मैं दिल से आभार करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि उसने बूथ पे ले जाकर लोगों से वोट डलवाया। यदि 93% पोल हो रहा है तो उसमें सिर्फ SIR का और सरकार के विरुद्ध भी बात करें। लोगों की इच्छा पहले भी होती थी लेकिन वो जा नहीं पाते थे। हम अपना वोट खुद नहीं दे पा रहे हैं और हम लोकतंत्र की बात करें। किस लोकतंत्र की बात करते हैं कि जहां हम अपनी इच्छा ही न व्यक्त कर पाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो तो जिस किस्म की रिएक्शंस अब दिख रहे हैं 4 मई के बाद वहां पर लोगों के बीच में, उससे और लग रहा है कि जैसे इनको कौन सी आज़ादी मिली है, लोगों को इतना जश्न उत्सव मनाया जा रहा है। लोग अलग अलग घर से, अच्छा छोड़िए वहां पे, ये तो कलकत्ता की बात है। मैं रहता हूं वैशाली में, वहां पे कम से कम 10 या 12 बंगाली फैमिली है, बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पे ढोल नगाड़े लेकर निकलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, यहाँ NCR में लोग निकले। भले है कि हम लोग भी उसमें माने वहां के सोसाइटी के लोग भी शामिल हुए, लेकिन लोगों को ये लगा ना कि हम कितने बड़े, क्या कहिएगा, बंधन के बाद अपना जीवन को ये कर रहे हैं। लोगों को विश्वास हुआ कि जो मेरा फैमिली, परिवार या रिश्तेदार वहाँ है, अब उसको कुछ अच्छा मिलेगा। बंगाल की कहानी को 1 मिनट के लिए यहाँ रोकते हैं। मैं आपसे जहाँ से शुरू किया था वहाँ लेकर के जा रहा हूँ एक बार फिर से मनोज जी को, फिर हम लौटेंगे एक बार बंगाल की एक इंटरेस्टिंग बात करने के लिए। अब जैसे अब यूपी का इलेक्शन आएगा तो यूपी में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। यूपी का निवासी क्यों चाहेगा बदलना? जो चल रहा है इसको बदलना क्यों चाहेगा? उसके पास योगी जैसा चीफ मिनिस्टर है, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर है, डबल इंजन की उसके पास सरकार है। अखिलेश यादव के पास क्या चांस है? और भी जो प्रदेश आएंगे, अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी आएगा, आपकी कांग्रेस से टक्कर है। हिमाचल प्रदेश कौन सी परेशानी से घिरा हुआ नहीं है? मतलब सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल पा रही है, ये वहाँ पर हालात हैं। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम दिल्ली के साथ मिल करके चलें?
ऐसे हालात क्या आपको लग रहा है कि वो जो मैंने कहा था कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री मिले ताकि हमें मोदी सरकार का भी लाभ मिले? देखिए, डबल इंजन की सरकार की बेनिफिट बंगाल में भी सोचा गया था कि भाई जो इतने सालों तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, 60 साल तक, अब बार बार हम लोग चर्चा में करें कि वहाँ पे डबल की सरकार नहीं रही। चाहे कांग्रेस भी जब थी तो उसकी ओर वहाँ सरकार नहीं थी, अभी बीजेपी की है तो वो भी नहीं है। तो लोगों को लग रहा है जैसे अब हिमाचल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यदि वहां पे भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की और बीजेपी के मुख्यमंत्री ना आए तो उसे स्टेट का कहीं से कल्याण होगा, कुछ उनके फंड पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। जिस तरीके से राज्य आपदा के साथ गुजरा, इतने सहयोग के बाद भी आप उसको नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि कांग्रेस की जो शासन चल रही है उसमें भी 2 सरकारें चल रही हैं। तो आज भी कह सकते हैं, आपके भी तो इलेक्शन दूर है, लेकिन कि हिमाचल में यही दिखता 100% हिमाचल का आएगा। आप कर्नाटका में चलिए, मैं तो उसके दो और आगे जाना चाह रहा हूं। कर्नाटका की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है। 2 व्यक्ति के झगड़े में पूरी सरकार बैठी हुई है। लोग कह रहे हैं कि इससे तो 100 गुना बेहतर था। वहां पे जातीय झगड़े के कारण जो भी जीत कर कांग्रेस चली आई, लेकिन वो स्थिति अब नहीं बन रही है। यूपी की बात करें, मैं जो आपसे पूछा, यूपी में किसी भी वर्ग में कोई ऐसी नाराजगी, शिकायत या कोई वजह है उसके पास बदलाव के बारे में सोचने की? यदि नाराजगी होती तो अभी तक विपक्ष के लोग खोज लिए होते। नाराजगी नहीं है और वो नहीं दिख रहे उस नाराज व्यक्ति के साथ में, तो हम लोग तो यही मानेंगे कि नाराजगी नहीं है। और नाराजगी क्यों होगी? माने अभी कुछ दिन पहले ही 29 तारीख को इस देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिला। सबसे भारत का 60% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। किसानों का जो मसला था उसको इन्होंने समाप्त किया। जितने किसान नेता थे उनको किसानों ने साइड किया कि आप हटो, मुझे योगी के शासन को करने दो शासन। कौन से मुद्दे पे आप जाएंगे? ये जो आप कह रहे हैं, ये आपकी, क्योंकि आपका काम ही है लोगों के बीच में जाकर के उनकी रायशुमारी करना, तो उस अंडरस्टैंडिंग पर बोल रहे हैं? 100% उसी पर कर रहा हूं। देखिए, जातीय राजनीति अब भारत में धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और सिर्फ जातीय राजनीति पे आप नहीं कर सकते हैं। लोगों को रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जो अधि योगी के शासन में दिख रहा है, और दिख रहा है यहीं के लोगों को नहीं दिख रहा, देश के और राज्यों में भी दिख रहा है। कुछ भी होता है तो लगता है कि भैया यहाँ को योगी मॉडल चाहिए। तो जो योगी मॉडल पे पूरा देश मांग रहा है, उस राज्य के लोग कैसे नहीं उस योगी मॉडल को पसंद कर रहे? आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए कि जाति की राजनीति भारत में धीरे धीरे ढलान पर है? ढलान पे देखिए, बिहार से हम शुरू करते हैं। यदि आरजेडी की जो पॉलिटिक्स थी वो यादव और मुसलमानों की थी। मुसलमान उनके साथ बिखरे हैं, दूसरी कोई जाति आई नहीं है। रीजनल पार्टी का हमेशा मेरा अपना मानना है कि उनका एक जात का बेस वोट होता है, उससे ज़्यादा वो आगे जोड़ती हैं। और उसके लिए कौन किसको जोड़ती है? या तो मुसलमान को जोड़ेंगी, और जो भी ओबीसी की छोटी मोटी जातियां हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी जाति का, यदि आपके मैंने हो सकता है मेरे डाटा में गलत है, यादव और मुसलमान के बाद कोई दिखता हो उनके पास जा रहे हो, अखिलेश जी के पास। आप जाति को ले आने के लिए जाति आधारित कोई मुद्दे तो लेकर आएंगे कि भाई हमारे ऊपर देखिए, एक हरिजन के बेटी के ऊपर इसे राज्य में अत्याचार हो रहा, और आपको खड़ा होना चाहिए था। एक के जगह 10 और खोज के लाना चाहिए। देखिए, ये तो दिख गया जो मीडिया लेकर आया। नहीं, ये 2 अलग अलग बातें हैं मनोज जी। कोई जातीय भेदभाव या अत्याचार हो रहा हो, हाँ, तो फिर तो वो एक गलत चीज हो रही है जिसको उठाना ही चाहिए किसी, हाँ, को भी। लेकिन वो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको उस जाति समूह को सहेज कर रखने की का प्रयास आपको नहीं करना पड़ेगा, या वो जाति की फॉल्ट लाइन खत्म हो जाएगी। वो तो फ्रंट लाइन तो है ना। हाँ है, लेकिन उसमें तो आप नहीं ना मिल पा रहा, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा तो हम उसको नहीं कर पा रहे। अब बिहार में था, जब सड़क, बिजली और वहाँ पे रोजगार के बारे में कहा जाता है कि भाई नहीं है वहाँ पे रोजगार, लोग पलायन करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, रोड और पावर, 3 चीज बिहार को मिला, तो लोगों ने एक लंबे समय 17 साल तक नीतीश के साथ थे। वो जाति भूलेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर इन चीजों को रखेगा। तो यहां पे भी आप देखिए, सड़क भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी मिल रहा है, हमें डेवलपमेंट के नाम पर सड़क भी मिल गया। और सड़क ऐसा मिला कि जो भारत में हम दिखाने के लिए हैं। अभी जिस तरीके से नोएडा और जेवर और ये सब एरिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां अपनी फैक्ट्रियां बैठा रही हैं, ठीक है, उसमें 60% भी आ सकते हैं बाहर के लोग, लेकिन 40% तो इसी राज्य के लोग रहेंगे ना। तो ये रोजगार तो आ ही रहा है ना।
जब कलकत्ता में लोग बोले कि भैया जब नोएडा और जेवर में इंडस्ट्री लग सकती है तो कलकत्ता में क्यों नहीं लग सकता? आपने नोएडा का जिक्र किया तो मैं, क्योंकि हम लोग अच्छा हुआ इन्होंने ऐसी बात कही कि जाति की राजनीति अब धीरे धीरे पीछे जा रही है, भगवान करे खत्म हो हमारे देश से ये, तो ये बिल्कुल नासूर जैसी बन गई है, क्योंकि फिर आपको और कुछ करना नहीं पड़ता ना। जैसा उन्होंने कहा भी किसी ने एक जाति पकड़ी, दो जोड़ो और इसी से अपना काम चल गया, दिखाने काम करने की जरूरत क्या है। नोएडा में लेकिन एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने आया जिससे गवर्नेंस पता चलती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों अभी नोएडा में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो एक दिन अचानक जो है फट पड़ा वर्कर्स का गुस्सा तनख्वाह को लेकर के, उनकी उनके उनके जो बेसिक सैलरी उनको मिलती है कि उसमें बढ़ोतरी की जाए, और सड़कों पर कई जगह पर ले आए। उसके बाद जांच से पता चला कि ये कुछ प्रायोजित भी था, लोगों को उकसाया भी गया था। खैर एनीवे, लेकिन लोगों में एक असंतोष हुआ और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए। हिंसा भी हुई, हिंसा मतलब थोड़ा पथराव हुआ, कुछ गाड़ियों में आगजनी वगैरह भी की गई। उसके बाद क्या होना चाहिए था? उसके बाद उससे डील करने के दो ही ट्रैक हैं। जो हिंसा हुई है वहां कानून अपना काम करे, इसके पीछे जो हो उसको खोज करके लाया जाए और पकड़ा जाए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन जिस वजह से उनमें असंतोष आया उसके रूट कॉज पे जाएं, और अगर आपको लगे कि वहां पर वो सही है तो फिर आप उसको दुरुस्त करें। योगी सरकार ने ठीक वही किया। बहुत आसान था केवल उसमें यह कह देना कि इसके पीछे फलानी पार्टी है, इसके पीछे फलानी पार्टी है, और डंडा चलाओ और पर्चा काटो और सब ठीक कर दो। क्योंकि और लोगों को जितनी असुविधा हुई होती है, बाय एंड लार्ज लोग आपके साथ ही रहते कि नहीं ठीक किया बिल्कुल योगी जी ने, देखिए डंडा चलाया, बढ़िया किया। वो किया, वो जहां करना था वो किया, लेकिन उसके बाद एक कदम उठाए गए। उन मजदूरों की जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों को लेकर के रिवाइज किया गया, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं। जो लोग कराती हैं, एजेंसियां भर्तियां कराती हैं मजदूरों की, उनके लिए गाइडलाइंस बनाई हैं, इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं। आपने रूट कॉज को एड्रेस किया। जैसे हमारे ऑफिस है, बहुत इम्प्लाई नहीं है, लेकिन जो परमानेंट बैठते हैं वो 35 लोग बैठते हैं। नोएडा कमिश्नरी से एक लेटर आया कि आप सारे लोगों को बताएं कि कितना सैलरी दे रहे हैं, उनका कोड है, और सारे डिटेल मुझे वहां तुरंत जमा करना था। ये भी नहीं कहा गया कि भाई आप दीजिए, इतने 24 घंटा के अंदर मुझे उपलब्ध कराइए। मुझे नहीं पता था ये बात कि हम करेंगे भी, और इनको नहीं मालूम था कि मैं ये बात करूंगा, तो अब बता रहे हैं अपने आप को। हम लोगों ने 24 घंटा के अंदर जाकर उनको मेल फिर किया कि हमारे पास ये एम्प्लॉय है। सर ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस है। दूसरी बात सोचिए, जब उनका नंबर था हमें नहीं पता था, उन लोगों ने जब घर से वापस आए दूसरे दिन तो कहें कि भाई हमारे यहाँ से पुलिस कमिश्नरी के यहाँ से फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि आपके कंपनी ने आपके बारे में ये बताया है क्या? क्रॉस चेक किया गया? क्रॉस चेक कि आप उसमें गलत है। सोचिए कि जबकि हम लोग मीडिया हाउस हैं, पुलिस सोचती है कि भाई मीडिया हाउस के, लेकिन उस मीडिया हाउस में पूछा गया कि क्या आपकी जो सूचनाएं दी गई वो सही है? उन लोगों ने बताया कि हाँ सही है। तो ये चीजें सुधार कर कर उन्होंने दिखाया कि हम ऐसा करना चाहते हैं। देखिए, कोई कार्य करेंगे तो उसमें त्रुटियां ना हो ऐसा नहीं होता, लेकिन त्रुटि हो तो उसको सुधारे, हमारे नॉलेज में आए तो ये तुरंत उस पर कार्रवाई की गई और लोगों से पूछा गया, और 2 ही वर्कर पर सिर्फ 2 लोगों के पास आया था, जबकि 35 लोगों का डिटेल गया था, लेकिन 2 लोगों के पास। इसके बाद वो संतुष्ट हुए कि नहीं, ये कंपनी हमें जो सूचनाएं दी है वो सही दी है, तो इसके बाद आगे नहीं किया। असंतोष ऐसे ही मुद्दों से उठता है, और अगर ये योगी सरकार ने इसको ठीक से हैंडल ना किया होता तो एक ज्वलंत मुद्दा मिल गया होता अखिलेश जी को उठाने के लिए, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दिया सरकार ने। वो मुद्दा ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस मुद्दे को आग लगाने वाले ये लोग थे। ये बहुत बड़ी, जब जांच हुआ तो पता चला कि कैसे कैसे अकाउंट बनाए गए, तो मुद्दे को नहीं ले सकते थे। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर सरकारें ध्यान न दें, गवर्नेंस जो है वो सिंपैथेटिक गवर्नेंस ना हो, तो कई इशू बहुत बड़े बन जाते हैं जो बहुत पहले छोटे से में काबू किए जा सकते थे। जी, ऐसे इसको यहां पर न्यूट्रलाइज कर लिया पूरी तरह से। सो ये बीजेपी की सरकारों में ये दिखता है, हर सरकारों में दिखना चाहिए था, लेकिन ये बीजेपी का यही कि नहीं, मैंने 2-3 स्टेट का देखा हूं कि लोगों के पास शिकायतें जाती हैं तो दूर उसको किस तरीके से किया जाता है। अब जरा तो मुझे, क्योंकि हम बीजेपी की सरकारों को लेकर के लोगों में अगर आकर्षण है तो क्यों है, और क्या और भी राज्यों में होगा, इसकी बात कर रहे हैं। जो लैगार्ड स्टेट्स हैं, जो सबसे पीछे रही स्टेट्स, बिहार की मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि बिहार में फिर 20 साल से चला ही आ रहा है ये सिलसिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजस्थान के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, इन राज्यों का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि यहाँ बीजेपी को बहुत अवसर मिला है जो, और डबल इंजन की सरकार मिली है पिछले 11 साल में, तो वहाँ क्या अलग दिखता है और राज्यों से? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा है कि योगी का कार्य और इन लोगों के कार्य में थोड़ा सा अंतर है। ओके। अब जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो कार्य है अभी का,
पहले क्या था कि एक तो मुख्यमंत्री को एक्टिव भी दिखना चाहिए कि हम कार्य कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री में वो नहीं है, पब्लिक कनेक्ट नहीं है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों के साथ संपर्क कम है, पार्टी के अंदर संपर्क कम है। दूसरी बात, हम मध्य प्रदेश में चले तो शिवराज सिंह चौहान ने इतना बड़ा लाइन खींच कर गए हैं, उसको शायद मुझे लगता है कि इनको 5 साल के शासनकाल में, ये मैं नहीं कहूंगा कि वो फेल है, लेकिन उनको मुश्किल हो रही है। बेंचमार्क ऊपर है, बहुत बड़ा बेंचमार्क उन्होंने दे लिया। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लें। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़े सुधार की जरूरत है, पार्टी के अंदर, नेताओं के अंदर, क्योंकि वहां पे कार्यशैली जिस रमन सिंह की सरकार लास्ट वाली थी जब उनकी जा रही थी, शायद वो शैली अभी भी दिख रहा है, उसमें बदलाव लाना चाहिएगा। रही बात अब चूंकि यूपी के साथ छत्तीसगढ़ का भी है, तो छत्तीसगढ़ में यदि मुझसे पूछिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्यादा प्रतिद्वंदी हैं, बाहर में उस तरह के प्रतिद्वंदी नहीं दिख रहे। माने प्रतिद्वंदी की जो सरकार को लेकर ज्यादा विपक्ष चिंतित हो, ऐसा नहीं है। सरकार के अंदर रहकर लोग चिंतित है कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे कि कौन रहेंगे। नहीं, लेकिन कोई ऐसा डिफरेंस, वो आपने ठीक कहा, एक तो हर व्यक्ति अलग होता है, जो मुखिया है सरकार का, उसका अलग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी होगा। हर कोई योगी नहीं हो सकता, हर कोई मोदी की शैली भी नहीं अपना सकता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इन राज्यों में और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, किसी और पार्टी की रही तो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, उनमें भी अच्छे लोग रहे होंगे काम करने के। मगर क्या कोई मार्क्ड डिफरेंस है बीजेपी की गवर्नमेंट में और दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट? यदि उत्तर प्रदेश से लेकर चलिएगा, यूपी की बात मत कीजिए। हाँ, तो नहीं, उसमें मैंने बताई ना कि कहाँ कहाँ जो कमियां दिख रही है। जैसे आज के डेट में राजस्थान हमारे लिए, बीजेपी के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल स्टेट होता जा रहा है। वहाँ पे कुछ चीजें अलग तरीके से करनी होगी, पार्टी सोच भी रही होगी। हरियाणा में अंतर नहीं दिखा पा रहे। हाँ, नहीं दिखा पा रहे। हरियाणा पहले की अपेक्षा में बहुत सुधार हुआ है इस, लेकिन एक था कि खट्टर जी ने काम तो किया था और वो जातियों से हटकर एक वर्ग को खड़ा किया था, वो सैनी साहब नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे एक अंतर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में साहब की तो उल्टा तारीफ करते हैं कि बहुत सुलभ है ये। नहीं है, लेकिन देखिए स्वभाव सरल होने से नहीं होगा। आप अपने कामों से लोगों को कैसे अटैच करते हैं। ओके। और हमारी प्लानिंग क्या है कि हमें किस तरीके से वोट आए या किस तरीके से लोग हमारे साथ जुटे। शायद वहां पे सैनी जी का वो नहीं हुआ, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में है, लोगों ने एक मामा का रूप देखा था जो सभी लोगों के पास उपलब्ध रहता था, वो दूरी बने हैं। ये मुख्यमंत्री बन गए और शिवराज सिंह चौहान मामा बने हुए थे। ओके, ये दूरी थी। सम्राट चौधरी तो अभी आए हैं, तो उस पे हम लोग का बहस अब देखते हैं। हाँ, बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी की सरकार की क्या लकीर खींचते हैं। क्या लकीर थे। पंजाब में आपको दिखता है बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी कोई बनती हुई निकट भविष्य में? मैं पंजाब के लिए एक शब्द बोलूंगा कि पंजाब पहले लेना होगा फिर जीतना होगा। ये आपने बड़ी गजब की बात कही है ये। पहले पंजाब लेना होगा फिर जीतना होगा। और मैं इस थ्योरी के सर सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे थ्योरी बताने वाले जो है, मतलब आप जैसे जानकार लोग, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि पंजाब में कुछ होगा, पंजाब में नहीं कुछ होगा। नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन पंजाब में करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि सरकार जो होती है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप आसानी से पंजाब जीतने वाले नहीं है। हाँ, तो पहले ले लो और फिर जीतो। नहीं, उसके कारण बता रहा हूं। देखिए पंजाब में एक, वहाँ पे सरदार को लेकर जिस तरीके से है, वो अभी बीजेपी के पास उस तरह का नेता नहीं है। लेकिन पंजाब जिस तरीके से गुजर रहा है, मुझे लग रहा है कि बंगाल उतना नहीं था टफ जितना पंजाब है। वहाँ पे यूथ का पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, नौकरियाँ समाप्त हो चुकी, एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहे हैं, ड्रग्स का जो मामला आ रहा है, बहुत सारे बॉर्डर का जो मामला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, केंद्र को कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि क्या कि जब बांग्लादेश बन गया तब हम जाके बंगाल में अपना कार्रवाई करना शुरू किए। इसे रोकने की भी तो जिम्मेवारी सेंट्रल की है ना। हम छोड़ दें, अब मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन करना थोड़ी एक अलग बात है, लेकिन पंजाब को पहले लीजिए और फिर जीतिए। अगर पंजाब में हस्तक्षेप भी हो जाता है तो उसके बाद जीतना, मतलब दिल जीतना, वो है पहले जनता के दिल जीत लीजिए ना। पंजाब ले लिए तो जनता का दिल भी जीतना होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा दिए और उसके बाद आप चुनाव कराए तो लोग आपको पसंद करेंगे।
वो डिलीवर भी करना पड़ेगा उस स्टेट में कि भैया हमें इस तरह से काम करें, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। और अंत में क्योंकि हम नॉर्थ में बचा क्या, नॉर्थ में या मध्य भारत में झारखंड बचा है और पंजाब और हिमाचल, यही मुझे था। लग रहा है कि झारखंड की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है क्या? मुख्यमंत्री आकर बैठ जाते अभी हैं तो बार-बार। उन्होंने ममता जी के साथ सहानुभूति व्यक्त की है। नहीं, वो व्यक्त तो भाई देखिए, राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक व्यक्ति है, तो किसी न किसी के साथ शांति। 4-6 महीना पहले बहुत खबर उड़ाई थी आप लोगों ने कि कुछ हो रहा है, हेमंत सोरेन जो है इधर हेमंत एनडीए में आ सोरेन सकते ने हैं। उड़ाया था। नहीं, हेमंत सोरेन की एक राजनीति है, क्योंकि बहुत करीब रहा हूं इसलिए मैं उनको जानता हूं। हेमंत सोरेन अपने विरोधियों को शांत करने के लिए खुद अफवाह उड़ाते हैं। ये हम उधर चले जाएंगे। हाँ, उधर चले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि जैसे वो बात करेंगे तो कांग्रेस के जो वहां का लोकल लीडर है उसको लगता है कि अरे मेरे लिए तो भविष्य समाप्त है, तो बैक पे आ जाता है। लेकिन मैं इस थ्योरी को कभी समझ नहीं पाया। थ्योरी मतलब ये कि हेमंत एनडीए में आ जाएंगे, ये मैं क्यों कभी इसको गले से नहीं उतार पाता हूं। मान लीजिए बीजेपी, मतलब सच में कुछ ऐसा हो रहा हो, हेमंत सोरेन चाहते हो एनडीए में जाना, बीजेपी उनको एनडीए में क्यों लेगी जब बीजेपी झारखंड खुद जीत सकती है? भाई इस बार नहीं जीत पाई, इसका मतलब थोड़ी कि आगे नहीं जीत सकती। उस पे इस बार नहीं जीत पाने का कारण था कि जो रघुवर दास जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस तरीके से झारखंड को संभाला, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ा उनका वोट बैंक होता था, कुर्मी और जो तेली जो वैश्य समाज कहा जाता था, दोनों बिखर गया था, दोनों में आपसी झगड़े थे। और उसके बाद एक जगन्नाथ, ये एक नया नेता वहां नाम, एक जो नए नेता है, नई पार्टी बनाई नहीं बना। तो उसके आने के बाद क्या हुआ कि कुर्मी टोटल उधर शिफ्ट हो गया। उसको लगा कि वो कुछ वैसा हो गया जो विजय फैक्टर था, ऐसा आया कोई आदमी और लूट के ले गया। बस। और बीजेपी समझने में गलती की, या उसको लगा कि नहीं हमको सुदेश महतो के साथ अभी टिके रहना चाहिए और उसके साथ रहे। जबकि 2019 में यदि सच पूछिए तो उनको समझना चाहिए था कि किस तरीके से बदलाव हुआ। रघुवर के समय ही कुर्मी उनके छोड़कर चले गए थे, क्योंकि रघुवर दास का जो व्यवहार था वो पूरी तरह से पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर आम जनता के बीच में अलोकप्रिय नेता हो चुके थे और पार्टी समझ नहीं पाई। तो उसका भुगतान, माने उसका नुकसान अभी तक हुआ है। लेकिन वहाँ पे दो, कांग्रेस के आने से क्रिश्चियन आ जाते हैं इनके साथ, और ट्राइबल आ जाते हैं और मुसलमान आ जाते हैं। ये तीन आ जाने के बाद तो जेएमएम जो है एक अच्छे स्पेस पे आ जाता है। बताऊं, बंगाल बीजेपी जीतने के बाद तो अब कुछ भी अविश्वसनीय नहीं लगता। और झारखंड में तो रही हुई है सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर क्या और जेएमएम के साथ भी रही हुई है। जेएमएम के साथ भी रही है। खैर एनीवे, आप देखिए ना, उधर गुजरात से शुरू कीजिए और उधर नॉर्थ ईस्ट के आखिरी राज्य तक चले जाइए। ऊपर से जम्मू कश्मीर एक अलग ही प्रवृत्ति है, अलग ही राज्य है, तो उसकी हम लोग बात नहीं करते। आप वहाँ से शुरू कीजिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बीजेपी के साथ रहा हुआ है, कह रहे हैं कि अगली बार आना ही चाहिए। वो पंजाब की परिस्थितियां भी आपके साथ डिस्कस हो गई, वो कह रहे हैं कि देर सवेर बीजेपी को वहाँ हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने दम पर या तो सत्ता में है, 99% तो सत्ता में है, या अगली बार अपेक्षा में है सत्ता में आने की। 2 साल इंतजार कीजिए, आंध्रा कर रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटक। पश्चिम तेलंगाना, कर्नाटक, जहां उनकी प्रेजेंस आ चुकी है। मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो केवल दक्षिण के 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जहां बीजेपी की उस स्तर पर पैठ या जड़ नहीं है, वहां उसको वो बनानी है। कुछ एक रूप में पंजाब इसको मान लेते हैं, और तो बाकी पूरे देश के अंदर अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट ना हो। तो ये अपने आप में एक बहुत अपने आप में एकेडमिक बहस का भी विषय है कि ऐसा हुआ कैसे और इतने कम वक्त में ये कैसे हुआ। ये केवल 10 साल में करके दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी कर पाई आज़ादी से निकली हुई पार्टी होने की वजह से, और दशकों तक उसको उसका लाभ मिला। उसने तो खोया है वो, लेकिन इस पार्टी ने उसको कैसे कमाया है, ये 10 साल में इसने कैसे करके दिखाया, ये स्टडी का एक सब्जेक्ट है। और दक्षिण में आगे बीजेपी क्या ग्रो कर सकती है, एक नया भारत की खबर का एपिसोड करेंगे मनोज जी के साथ। एक देखिए, 2024 में मोदी सरकार का सबसे खराब परफॉर्मेंस कही है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद आप एक एक राज्य को लेते आ रहे हैं, सोचिए कि क्या है ये उनकी उपलब्धि। और 2029 जाने माने इलेक्शन के पहले कितने और राज्य को ऐड करेंगे, वो भी एक स्टडी का है। मैं आपको बताया था, अब तो गिनती पे रह गए, अब तो वो गिनती के राज्य रह गए, और वो और गिनती के कम हो जाएंगे। खैर ये जैसे मैंने कहा, उनके जैसे एक
पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और मेरे जैसे छात्र के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक विषय है बात करने के लिए और आपके साथ वो डिस्कशन आप तक पहुंचाने के लिए। मनोज जी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। भारत की खबर में आज इतना ही।